हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड का आने वाला है, तो वहां पर इस कंपनी का आज हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। इस एक ही लड़ी में, मतलब कि जहां पर हमारा पैसा एक साथ ब्लॉक होगा, और जो भी पैसा इन आईपीओ में एक साथ ब्लॉक होगा और वो इन नो आईपीओ में हम यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हमारा पैसा इन नो आईपीओ में जितना ब्लॉक हो चुका है वो तब तक अनब्लॉक नहीं होगा जब तक इनकी डेट निकल नहीं जाती। डिटेल में इसकी स्पेशल वीडियो आ चुकी है जहां पर हमने फंड मैनेजमेंट और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आईपीओ के रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले डिस्कस करी है। मैं आई बटन में टैग कर दूंगा, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बट हम आज के दिन इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, और उसी के साथ साथ इसे हम कंपेयर करेंगे मोतीसन ज्वेलर्स से, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे मोतीसन ज्वेलर्स का जीएमपी चल रहा है 180% के भी ऊपर का, और वहां पर आज के टाइम पे इसका जीएमपी चल रहा है 0% का। बट ऐसा क्यों है, क्या रीजंस है, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ। कौन सी कैटेगरी से, रिटेल कैटेगरी से या एचएनआई कैटेगरी से, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से एंकर लिस्ट आती है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है एचएनआई कैटेगरी में। बट ये डिसीजन फाइनल नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर डिसीजन कन्वर्ट भी हो जाए अगर मुझे अच्छी सब्सक्रिप्शन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी हम अपडेट कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जीएमपी आज के टाइम पर कुछ भी नहीं चल रहा है तो मैं इस आईपीओ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्यों हूँ, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जब हम कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, जैसा कि हमने बात करी थी मोतीसन ज्वेलर्स में, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम 19-21 का फर्क होने वाला है कंपनी में। जहां पर 19 अगर मैं कहूं तो मोतीसन ज्वेलर्स को दे दूंगा, और 21 की अगर मैं बात करूंगा तो आरबीजेड ज्वेलर्स को दूंगा। जैसे कि हम फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को अगर देखते हैं तो वहां पर 19-21 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाय द वे आरबीजेड ज्वेलर 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये कंपनी इंडिया बेस्ड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होने वाली है, स्पेशलाइजिंग इन द क्रिएशन ऑफ एंटिक डिजाइन। तो ये कंपनी का काम होने वाला है जहां पर ये एंटिक डिजाइन को क्रिएट करती है गोल्ड ज्वेलरी में। और उसी के साथ साथ ये कंपनी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ एंटिक गोल्ड ज्वेलरी, जिनमें आ जाते हैं जड़ाऊ, मीना, कुंदन वर्क, और उन सभी को सेल करती है। होलसेल बेसिस पर भी सेल कर देते हैं और रिटेल बेसिस पर भी से सेल करती है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर हम एज ए कस्टमर डायरेक्ट जाते हैं तो वहां पर भी हम वो चीजें खरीद सकते हैं, और अगर हमें आगे सेल करनी है तो एज ए कमर्शियल होलसेलर बनकर भी हम वहां पर उन चीजों को खरीद सकते हैं। तो ये दोनों तरीकों से काम करती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो कस्टमर बेस होने वाला है होलसेलर्स का, वो इंक्लूड करता है रेपुटेटेड नेशनल, रीजनल एंड लोकल फैमिली ज्वेलर्स अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड 72 सिटीज। और उन कस्टमर्स में टाइटन कंपनी, मालावर गोल्ड प्राइवेट, जोएलुक्स इंडिया लिमिटेड, सैनको गोल्ड जैसी नामचीन कंपनीज होने वाली है। और वाय द वे अभी अभी तो सैनको गोल्ड का आईपीओ आकर गया था जहां पर हमें एक अच्छा मुनाफा भी देखने को मिला है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी ऑपरेट करती है अपना रिटेल शोरूम अंडर द ब्रांड नेम ऑफ हरित जावेरी, और ये लीडिंग प्लेयर होने वाला है अहमदाबाद में। इनके पास जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पर 250 आर्टिजन्स की कैपेसिटी है, और उनके पास 185 सेल्स पर्सनल की एम्प्लॉयमेंट टीम होने वाली है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में ही होने वाली है, जहां पर ये डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ एक ही रूफ के अंडर करते हैं। और उसी के साथ साथ जो इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एरिया होने वाला है 23,966 स्क्वायर फीट का होने वाला है, जो कि आरबीजेड ज्वेलर्स ने ओन किया हुआ है। तो ये था कंपनी का बेसिक डिटेल्स, कंपनी का काम, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो सभी की सभी हमें देखने को अच्छी लग रही है, जहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का कस्टमर बेस काफी अच्छा है, तो वहां पर हमारा ध्यान रहना चाहिए स्पेशली होलसेलर बेसिस पे, जहां पर एक अच्छे अच्छे नामचीन कंपनीज होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 19 ऑफ दिसंबर को जीआईपी ओपन होने वाला है, 21 ऑफ दिसंबर को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 22 ऑफ दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 ऑफ दिसंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 26 ऑफ दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 27 ऑफ दिसंबर की। और उसी के साथ कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है।
प्राइस बैंड रहने वाला है 95 टू 100 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस 100 रुपीज का, और यहाँ पर भी उम्मीद है कि ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। बट अगर हम एचएनई कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं तो वहां पर हमें 100 रुपीज को पंच आउट करना पड़ेगा, वहां पर कट ऑफ प्राइस पर टिक मत कीजिएगा। और एचएनआई में कौन सी कैटेगरी में हमें अप्लाई करना चाहिए, कहां पर हमें प्रोबेबिलिटी हाई होती है, अगर हमारे पास बिग एचएनआई जितना पैसा नहीं है, या फिर हमें रिटेल या स्मॉल एचएनआई में कहां पर अप्लाई किया जाए जहां पर हमें ज्यादा बेनिफिट हो, जहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तो उस पॉइंट को भी हमने उसी वीडियो में कवर किया, तो उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। लोट साइज 150 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज रहेगा 100 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, जो हमारे लिए फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो वहां पर अगर हम आईपीओ की रिजर्वेशन के लिए कोटे को देखते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनआई में 15% का, क्योंकि जहां पर हमें डाउट आ जाता है रिटेल में 35% का कोटा है और एचएनआई में 15% का कोटा है। रिटेल में कोटा ज्यादा है तो मेरे पास अगर मैं स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर भी सकता हूँ, बट मुझे रिटेल में ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं रिटेल में ही अप्लाई कर दूं। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने दूर किया हुआ है उस वीडियो में, जय इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाले हैं अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड होते हो तो। एनीवे लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट 150 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 15,000 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,10,000 रुपीज की। बिग एचएनए में 67 लोट्स के लिए, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 10,05,000 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर राजेंद्र कुमार कांतिलाल जवेरी, हरजीत राजेंद्र कुमार जवेरी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू साइज था 100% का शेयर होल्डिंग में, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 75% का। मतलब कि अभी तक हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है इस कंपनी में। अब अगर हम आगे चलते हैं और कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो टोटल असेट 2021 में था 123 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते 206 करोड़ तक पहुंच चुका है। पहले 6 मंथ में हमें 234 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 289 करोड़ था 2021 में, जहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला नेक्स्ट ईयर, बट वहां से फिर से हमें इंक्रीज देखने को मिला। बट जहां पर रेवेन्यू में इतना ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, और रेवेन्यू 30 सितंबर में था 125 करोड़ का। ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट को इग्नोर कर दूं सिर्फ इसी रेवेन्यू वाले पॉइंट को, तो वहां पर मोतीलाल सन से ये अच्छा आईपीओ हो सकता था। और 19 से 21 की जो मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, तो 21 में आरबीजेड ज्वेलर्स को देता और 19 की बात करता मैं मोतीसन ज्वेलर्स की। बट यहाँ पर इस पॉइंट ने पूरा मूड खराब कर दिया था। बट किसी भी कंपनी का अगर रेवेन्यू नहीं हो रहा है, मतलब कि कंपनी अपना माल वगैरह नहीं बेच पा रही है, जो हमारे लिए दिक्कत वाला काम हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते तो 9 करोड़ का था 2021 में, जो इंक्रीज होते थे 14 करोड़ और फिर 22 करोड़ तक पहुंच चुका था 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 सितंबर में था 12 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। हालांकि अगर हम देखते हैं, चाहे जहां पर रेवेन्यू इतना इंक्रीज नहीं हुआ है, बट प्रॉफिट को इन्होंने कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है। बट अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 100 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में 74 करोड़ का, और टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है 101 करोड़ की। इंक्रीज होते हुए डबल हो चुकी है, बट इट्स ओके। अगर हम मोती सन से कंपेयर करेंगे तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो इनकी काफी ज्यादा कंट्रोल है एज कंपेयर टू मोती सन्स। बट मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए, अगर आप मोती सन्स के भी कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल्स को, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है और यहाँ पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है, यहाँ पर भी हर फैक्टर में मोती सन ने ग्रोथ दी है। वहां पर आरबीजेड ने हमें रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखाई है, बस वो हमारे एक मेजर नेगेटिव पॉइंट आ चुका था। बट ऑलमोस्ट अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल से हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर। और एक और मेजर डिफरेंस है फाइनेंशियल्स में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहां पर मोती सन्स के पास अच्छी खासी बोरिंग्स होने वाली है और इनके पास रिजर्व में कुछ भी नहीं पड़ा है। बट वहीं पर अगर आप चेकआउट करोगे हमारे आरबीजेड ज्वेलर्स को, वहां पर अगर आप देखोगे इनके पास बोरिंग्स भी कम है और उसके बाद इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस में भी काफी अच्छा कैश पड़ा है, जो कंपनी के लिए एक और अनदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है अगर हम कंपेयर करते हैं मोती सन से। बट एनीवे अगर हम देखते हैं, दो चीजों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों की अपनी अपनी स्पेशलिटी होने वाली है। बेशक सेक्टर एक है, बट दोनों अपने अपने एरिया के बादशाह होने वाले हैं। इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा। बट मैंने यहाँ पर कंपेयर इसलिए किया ताकि आप लोग देख सको कि जब हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं
कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए, वहां पर ऐसे छोटे छोटे हिंट्स हमें मिलते रहते हैं और हमारा लॉन्ग टर्म में खुद डिपेंडेंट होने में कैपेसिटी बढ़ती रहती है। बट एनीवे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको फंडिंग, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होने वाला है। कोई मेजर ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जहां पर पी रेशियो निकल कर आ रहा है 13.77 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 400 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.49% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 27.49% का, डेट इक्विटी रेशियो 1.02 का, ईपीएस 7.44 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.08% का। एक्सेप्ट ईपीएस बाकी सब कुछ जहां पर ओके होने वाला है। इसके अलावा हमें फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ईपीएस भी हम ओके ओके टू स्लाइटली नेगेटिव बोल सकते हैं, बट कम तो कम है, उसके भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वैल्यूएशंस को, तो वहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर कंपनी के पीयर कंपिटिटर्स को। तो सबसे पहले आता है थंगा माइल ज्वेलरी, जिसका पीयर 24.78 का, डीपी आभूषण 28.46 का, टाइटन कंपनी 93.06 का, सभी वही होने वाले जो हमने मोतीसन में चेकआउट किए थे। 14.96 आशापुरी गोल्ड का, स्काई गोल्ड का 49.46 का, कल्याण ज्वेलर्स 78.33 का, सेंको गोल्ड 32.50 का। अगर हम पीयर कंपैरिजन वाइज जाकर देखते हैं तो ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर कंपनी वैल्यूएशन वाइज अच्छे रेट पर आ रही है और यहाँ पर ये आईपीओ ना ही महंगा आ रहा है ना ही इतना सस्ता रहा है। इन्होंने अच्छी प्राइसिंग रखी है, मतलब कि इन्होंने हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है जहां पर कंपनी अपनी महंगी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ नहीं लेके आ रही है। तो इस वजह से ये आईपीओ थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो चुका है। बट जीएमपी में अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आई नो सभी लोग कंफ्यूज होंगे। बट आप सभी को पता है कि मैं कभी भी जीएमपी के बेसिस पर नहीं जाता हूँ। बट हाँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से वहां पर पैसा आता है, स्पेशली एचएनआई कैटेगरी में। अगर वो पैसा मुझे अच्छा खासा आ जाता है तो मैं इसे इजीली अप्लाई कर दूंगा एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में, जीएमपी चाहे चले चाहे ना चले। बट जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर ही दूंगा। बट हमने जहां पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस इस कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, ये किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन को बनाइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि हम म्यूचुअल फंड में हम आपकी हेल्प करें आपका पैसा मैनेज करने में, ग्रो करने पे, एज पर यूर नीड्स, एज पर यूर रिस्क, एज पर यूर गोल्स, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।